नमस्कार। उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के देहरादून से खबर है, जहां पर मौसम का मिजाज बदला है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है। कई जिलों में हल्की बारिश है। आज भी कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। पहाड़ों में हल्की बर्फबारी का अनुमान है। देहरादून से बड़ी खबर, मौसम का मिजाज बदला है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है। कई जिलों में हल्की बारिश है। आगे बढ़ते हैं। चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी पर ग्लेशियर टूटने से आई तबाही को आज 1 महीना हो गया। 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से अचानक नदी में आई तबाही में कई जिंदगियां खत्म हो गई थी। नदी में आए सैलाब ने 2 बिजली परियोजनाओं को भी खत्म कर दिया। इस तबाही में 205 लोग लापता हो गए थे। रेस्क्यू टीम्स ने 70 से ज्यादा शव बरामद कर लिए थे। वहीं जो लोग अभी भी लापता हैं उनको मृत मान लिया गया है, ताकि उनके परिवार भी मदद के हकदार बन पाए। घटना के बाद ऋषिगंगा की जल प्रलय में रैणी गांव के पास मलारी हाईवे पर 90 मीटर लंबा मोटर पुल बह गया था। इसकी वजह से 13 गांव अलग थलग पड़ गए थे, जहां वैली ब्रिज का निर्माण कर आवाजाही को शुरू कर दिया गया। सरकारी एजेंसीज और एनजीओ प्रभावित लोगों के बीच काम कर रही हैं और जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, अगर बात करें तो वक्त किस तेजी के साथ निकला है कि दिन बीत गए पता भी नहीं चला, लेकिन अब तक जिंदगी पटरी पर लौट नहीं पाई है। बिल्कुल अनुपम, ठीक 1 महीने पहले अगर हम देखें, करीब करीब यही समय रहा होगा जब ऋषिगंगा घाटी में पूरे रैणी क्षेत्र में सैलाब ने तबाही मचा दी थी। आज ठीक 1 महीने का समय इस पूरे डिजास्टर को हो गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। 70 से अधिक जो बॉडी हैं वो रिकवर कर ली गई हैं, चाहे वो तपोवन टनल हो या रैणी जो प्रोजेक्ट साइट थी वहाँ पर भी लगातार सर्च ऑपरेशन अभी भी आईटीबीपी और जो एनडीआरएफ है उसके द्वारा सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जा रहा है। लेकिन अब जो जीवन है वो धीरे धीरे अब पट्टी पर लौटने लगा है। रैणी में जो मलारी को जाने वाली जो सड़क थी, जिसने करीब 13 गाँवों को बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे, वहाँ पर पुल बहने के कारण वहाँ पर तात्कालिक तौर पर बीआरओ के द्वारा वैली ब्रिज बना दिया गया है। इसके अलावा 3 अन्य स्थानों पर ट्रॉलियाँ लगाई गई हैं जो कि ग्रामीण सामान्य तौर पर आवाजाही कर सकें। तो कुल मिलाकर जो सर्च ऑपरेशन तो साथ साथ जारी है, लेकिन जो जनजीवन है उसको भी सामान्य करने की कोशिशें जो की जा रही थी शुरू से, वो रंग लाने लगी है। और अब जो जीवन है वो धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। जो मृतक थे उनके परिजनों को कंपनसेशन देने की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और कोशिश यही है कि जो आपदा के घाव हैं, जो दर्द है, उसको कम से कम किया जा सके। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुनील प्रभात हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं हरिद्वार से खबर, जहां पर शाही स्नान को लेकर तैयारियां हो रही हैं। 11 मार्च को पहला शाही स्नान होगा। 11 मार्च को कुंभ का पहला शाही स्नान होना है और सभी 7 अखाड़ों के संत आपको बता दें कि स्नान करेंगे। तैयारियां हो गई हैं और पहला शाही स्नान कुंभ का, हरिद्वार कुंभ का ये पहला शाही स्नान होने जा रहा है 11 तारीख को। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। हरिद्वार में 11 मार्च को होने जा रहे कुंभ मेले के पहले शाही स्नान को लेकर प्रशासन ने तस्वीर साफ कर दी है। 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर शाही स्नान के लिए किसी भी तरह की कोविड रिपोर्ट नहीं लानी होगी। केंद्र सरकार की तरफ से जारी कुंभ की एसओपी 1 अप्रैल से लागू होगी और 27 अप्रैल तक रहेगी। लिहाजा 1 अप्रैल से पहले के स्नानों में सामान्य गंगा स्नान की व्यवस्था रहेगी। प्रशासन के ओर से जो जारी एसओपी है वो यथावत रहेगा। जैसे पूर्व अभी तक जो 4 स्नानों जो है जिला प्रशासन के माध्यम से आयोजन कराए थे, सेम तरीके से जो है आगे शाही स्नान और जो कावड़ मेला वर्धमान में जो चल रहा है उसके दौरान भी यथावत रहेगा। इसमें आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट ले आने के लिए जो है सलाह हमने दिया है और रैंड तो प्रशासन ने यहां पर तैयारियां पूरी कर ली हैं, जैसा कि अधिकारी ब्रीफ भी कर रहे हैं। और कुंभ के जो प्रबंध तंत्र के अधिकारी हैं उनके द्वारा जो जानकारियां दी गई हैं। पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। पुलकित, 11 तारीख में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बस कुछ ही दिन बाकी है। अब ऐसे में कुंभ के पहले शाही स्नान को लेकर के तैयारियां किस तरीके से हैं,
संत और अखाड़े किस तरीके से तैयार हैं? देखिए, अखाड़ों के स्तर पर यदि बात करें, श्रद्धालुओं के स्तर पर यदि बात करें, तो तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। लोगों में बहुत ही उत्साह है। इससे पहले भी मौनी अमावस्या और मकर संक्रांति और माघ पूर्णिमा जैसे कई महत्वपूर्ण गंगा स्नान हो चुके हैं और सभी बड़ी सकुशलता के साथ जो है वो संपन्न हुए हैं। अब जो ये स्नान आने जा रहा है 11 मार्च का, महाशिवरात्रि का ये गंगा स्नान है, काफ़ी बड़ा स्नान होने वाला है और ये कुंभ मेले का जो है अभी तक का सबसे पहला जो है शाही स्नान होने वाला है। तो साधु संतों के अखाड़ों के स्तर पर तैयारियां की जा चुकी हैं। उसके अलावा कल ही मेला नियंत्रण भवन में कुंभ मेला प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की एक साझा बैठक हुई है, जिसमें तैयारियों को इसमें पूरी तरह से जो है मुकम्मल बताया गया और पुलिस की भी इसमें जो व्यवस्था है वो नए ढंग से की जा रही है। इसमें जो सबसे एक खास बात निकल कर आ रही है, जिसमें आम लोगों में बड़ा एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि कुंभ मेला पीरियड के लिए, नोटिफिकेशन पीरियड के लिए जो केंद्र की जो एक गाइडलाइन आई हुई है, जिसमें कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट लेकर पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य किया गया था और 72 घंटों के भीतर की रिपोर्ट होनी चाहिए। फिलहाल जो 11 तारीख का बड़ा शाही स्नान होने जा रहा है, उसमें इस तरह की किसी भी रिपोर्ट को श्रद्धालुओं को लाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बिना ही श्रद्धालु जो है हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए पहुंच सकते हैं। हालांकि प्रशासन दो बातों को जरा साफ करके हरिद्वार पहुंचने वाले लोग, ये जो एसओपी है, कोविड रिपोर्ट नहीं लानी है, 11 तारीख वाले स्नान में भी किसी तरह की रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी या ये 1 अप्रैल से लागू होगी, ये साफ करके। और दूसरी बात ये बताइए कि उत्तर प्रदेश या दिल्ली या और किसी राज्य से जो लोग उत्तराखंड में आएंगे, हरिद्वार आएंगे, उनको क्या करना होगा? क्या उनके लिए कोई गाइडलाइंस? देखिए, मैं उसी बारे में बात कर रहा था कि ये जो कोविड रिपोर्ट लाने वाली जो बात है, ये 11 मार्च के स्नान में लागू नहीं होगी। और उसके अलावा जो 1 तारीख से जो कुंभ काल की जो अवधि बताई जा रही है, जिसमें ये नोटिफिकेशन होना है, पूरे अप्रैल महीने में जो 3 बड़े शाही स्नान पड़ेंगे, उनमें निश्चित तौर पर ये रिपोर्ट श्रद्धालुओं को लानी होगी। यही अभी तक की असमंजस की स्थिति लोगों में बनी हुई थी और इस पर प्रशासन ने अपना रुख जो है स्पष्ट किया है। फिलहाल ये रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि प्रशासन की ओर से कोरोना के जितने भी बचाव के नियम हैं, उनका पालन करने के लिए लोगों से अपील जरूर की गई है। अधिक से अधिक मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का जितना ज़्यादा हो सके वो पालन किया जाए, ये अपील जरूर प्रशासन की ओर से की जा रही है। दूसरी बात आपने की कुछ विशेष जो अधिक प्रभावित राज्य हैं उनसे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, तो उसमें किसी खास राज्य से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस तरह का कोई खास नियम नहीं बनाया गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से यहाँ पर रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। बिल्कुल पुलकित, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पुलकित हमारे संवाददाता बने हुए थे हमारे साथ, जो अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते, स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि विद्वान, विद्वता, आधुनिक भारत के प्रमुख शिल्पकार, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न श्री गोविंद वल्लभ पंत जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। राष्ट्र निर्माण में पंत जी का योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत और अनुकरणीय है। तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट किया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा है कि उनका योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत और अनुकरणीय है। गोविंद वल्लभ पंत का उन्होंने जिक्र किया। विद्वान, विद्वता, आधुनिक भारत के प्रमुख शिल्पकार, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज गैरसैंण में बीजेपी के जिला अध्यक्षों की बैठक लेने वाले हैं। बैठक में सभी जिले के जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। आज रात को सीएम त्रिवेंद्र सिंह गैरसैंण में ही रात्रि विश्राम करेंगे और कल महिला दिवस के मौके पर महिला समूहों को ब्याज फ्री लोन का वितरण करेंगे। साथ ही सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन करेंगे। तो आज बीजेपी के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होनी है त्रिवेंद्र सिंह रावत की। आगे बढ़ते हैं। शनिवार को देहरादून में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह भी शामिल हुए। क्या कुछ रहा इस बैठक में, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में शनिवार का दिन देहरादून में सियासी गहमा गहमी से भरा रहा।
और 7 घंटे तक चले घटनाक्रम को हर किसी को बेचैन और परेशान करके रखा। लेकिन शाम होते होते सबने कहा कि सब कुछ ठीक है। शनिवार सुबह अचानक खबर आई कि देहरादून में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होगी, तो दिल्ली से लेकर देहरादून और गैरसैंण तक सियासी माहौल बदल गया कि अचानक बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग क्यों बुलाने लगी। सुबह 11 बजे सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम दिल्ली से देहरादून पहुंचे। फिर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी बीजापुर सेफ हाउस पहुंचे। इसके बाद बीजेपी के सांसद अजय भट्ट, नरेश बंसल, माला राज्य लक्ष्मी शाह भी पहुंच गई। दोपहर 1:30 बजे खबर आई कि मुख्यमंत्री भी देहरादून आने वाले हैं और दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मंत्री धन सिंह रावत भी देहरादून पहुंच गए। इस बीच ये खबर भी हवाओं में तैरने लगी, सरकार के चेहरों में बदलाव हो सकता है और अलग अलग अटकलें लगाई जाने लगी। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री कोर ग्रुप की मीटिंग में आए और फिर आधे घंटे में सीएम आवास लौट गए। वहीं कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि मीटिंग में 18 मार्च को 4 साल के कार्यक्रम पर चर्चा हुई और सरकार के चेहरे में बदलाव की बातें सिर्फ मीडिया में हैं। एक तरफ कोर कमेटी की मीटिंग चल रही थी, तो वहीं एक के बाद एक गैरसैंण से विधायक हेलीकॉप्टर से देहरादून पहुंचते रहे। शाम 6 बजे करीब 30 विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए, जहां रमन सिंह और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायकों से मुलाकात की। वहीं सीएम ने 18 मार्च के प्रोग्राम पर भी बात की और फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह 7 घंटे बाद देहरादून से शाम 7 बजे दिल्ली रवाना हो गए और आखिर में यही बात सामने आई कि 18 मार्च को अच्छा और बड़ा प्रोग्राम होगा और सरकार के चेहरे के बदलाव की कोई बात नहीं है। वहीं खबर ये भी आई कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने सभी नेताओं से तालमेल को लेकर बात की है। खास बात ये है कि रमन सिंह उस छत्तीसगढ़ राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिसका गठन उत्तराखंड के साथ हुआ और छोटे राज्यों की सियासत को रमन सिंह बेहतर तरीके से समझते हैं। अब कुल मिलाकर दून में हुई सियासी गहमागहमी के बाद सरकार की तरफ से सब ठीक है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। नेताओं का क्या कहना है, आइए वो देखते हैं। वो तो कोर ग्रुप की बैठक है, वो तो कोर ग्रुप में जो मेंबर है उन्हीं को बुलाया गया, सबको नहीं बुलाया गया। भी पहुंचे हैं। अब कोई पहुंचेगा तो किसी को रोकेगा क्या? सरकार की उपलब्धियों को कैसे हम जनता तक पहुंचाएं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। माननीय सांसदगण, सभी सांसदगण यहाँ पर थे। माननीय मुख्यमंत्री जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी भी आने वाले थे, लेकिन पता नहीं किस कारण से लेट हो गए हैं। अब बैठक समाप्त हो गई है और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ सब लोग चाय पीने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव को जनता के विकास और कल्याण से जोड़ती है और 5 साल हम लोग इलेक्शन मोड में रहते हैं। जैसे फौज हमेशा तैयार की जाती है ना कि पहले युद्ध होना हो, तो चुनाव आने वाले हैं 1 वर्ष में और सरकार की क्या गतिविधियाँ हैं, संगठन की क्या गतिविधियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, वो सब हम लोग पोस्टमार्टम करते रहते हैं। सर, आज का ये कार्यक्रम बड़ा आनंद फानन में रहा, सुबह से बड़ी चर्चा है नेतृत्व परिवर्तन की भी, क्या इस पर भी कुछ मंथन है? ऐसा है कि मीडिया जो न कह दे और कर दे वो कम है, लेकिन हम लोग जो है सही रास्ते पे हैं और निश्चित तौर पे पूरी पार्टी में एकता है और जब भी चुनाव होंगे यहाँ अपार बहुमत से पार्टी जीतेगी। 18 मार्च को हमारी सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं, तो जितने विकास कार्य हमने किए हैं उसको निचले स्तर तक, बूथ स्तर तक, गांव-गांव तक हम कैसे ले जाएं, उसमें विभिन्न लोगों के क्या दायित्व होंगे, उनको कैसी ड्यूटीज देंगे, इस पर ज़्यादा चर्चा हुई है। जल्द ही त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी के महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर से कार्यकर्ताओं के दम पर सत्ता में काबिज होगी और कई मिथक भी टूटेंगे। उस चुनाव में जो उत्तराखंड के अंदर एक मिथक है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, इस बार का कार्यकर्ता इस मिथक को तोड़कर फिर से भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार उत्तराखंड के अंदर बनाएगा। ब्रेक के बाद कोटद्वार में बस स्टैंड पर टैक्सियों की डग्गामारी से परिवहन निगम परेशान है और आरटीओ से इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। अधिकारियों ने बताया कि डग्गामार वाहन चालक जबरन सवारियों को बैठा लेते हैं,
जिससे रोडवेज की गाड़ियां खाली रह जाती हैं। विरोध करने पर विवाद और लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस भी इस पर एक्शन नहीं लेती है।